हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर हम MHI 107 के कुछ इम्पॉर्टेंट जो यूनिट्स हैं, ठीक है, उन पूरी की पूरी यूनिट को डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपके आज के एग्ज़ाम में उसमें से कुछ टॉपिक्स आ जाएं। तो आप यहाँ पे देखो कि ये जो है यूनिट नंबर 20 वुमेन एंड वर्क, ठीक है, महिलाएं और कार्य की यूनिट जो है ये इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर का जो भी मटेरियल था उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अगर इससे जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन आता है महिला या महिलाओं के कार्यों से जुड़ा हुआ, तो आप उस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी ज़्यादा ईजिली कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या हम इसमें पढ़ते हैं। इन दिस यूनिट वी आर गोइंग टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द वुमेन एंड वर्क। कॉलोनियल टाइम पीरियड पे वुमेन और वर्क के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम यहाँ पे समझेंगे। क्या क्या उनके एम्प्लॉयमेंट टाइप से स्टेट का क्या उसके अंदर रोल था। ठीक है, तो यह इकाई औपनिवेशिक भारत में महिलाओं और कार्य के बीच संबंध, रोजगार के प्रकारों और औपनिवेशिक राज्य की भूमिका की जांच करती है। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि महिला श्रम पर जो बहस है वो क्या है। कार्य का लैंगिक स्वरूप, तो हम देखते हैं कि जो वुमेन होती थी उन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता था। ठीक है, दे वर अंडर वैल्यूड और अनसीन, और मोस्टली उन्हें रखा जाता था कि वो घरों के काम करें या इनफॉर्मल जो सेक्टर जिसे हम कहते हैं वो वहाँ पे काम करें। ठीक है, तो महिलाओं के कार्य को अक्सर कम आंका जाता था। पहली चीज़ समझ में आ गई कि उनके कार्य को कम आंका जाता था, और जो महिलाओं का काम होता है वो हमेशा अनपेड और अनरिकॉग्नाइज्ड ही रहता है, जैसे कि हाउस वर्क। उसको आप पूरा एक्सप्लेन करोगे। फिर सामाजिक अपेक्षाएं क्या होती हैं, तो हम देखते हैं कि जो जेंडर नॉर्म्स हैं उनकी वजह से महिलाओं का जो एक्सेस है फॉर्मल जॉब्स में गाइज वो ख़त्म हो गया, कीपिंग देम इन एग्रीकल्चर और क्राफ्ट। तो लैंगिक मानदंडों के कारण महिलाएं औपचारिक नौकरियों से वंचित रहीं और कृषि व हस्तशिल्प तक सीमित रहीं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि जो वुमेन का वर्क है उस पर एक जो बहस चलती है, तो क्या कुछ लोग कहते हैं कि उनका जो काम है भले ही वो काम में आगे आई पर सारा जो उनका काम है वो इनफॉर्मल सेक्टर्स में हुआ करता था, और सामाजिक जो उनकी अपेक्षाएं थी उसकी वजह से वो फॉर्मल जॉब्स में नहीं जा पाई। फिर जब हम इनके कार्यों की पहचान करते हैं तो हम देखते हैं कि जो महिलाएं हैं उन्होंने फार्मिंग में काफ़ी कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, और होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जिसमें तुम्हारा वीविंग आता है ये सब, बट उनका जो काम है उसे मान्यता नहीं मिलती थी। ठीक है, तो वो फार्मिंग, होम बेस्ड इंडस्ट्रीज़ इस सब में काम करती थी, वीविंग हो गया तुम्हारा, बट उन्हें अंडर रिकॉग्नाइज्ड रखा जाता था। मैनी अर्बन वुमेन वर्कड एज मेड्स और सेलर्स इन अनरेगुलेटेड मार्केट, और वो क्या करती थी, कई मतलब बाज़ार वगैरह में असंगठित विक्रेता की तरह काम करती थी या फिर घरों में काम करती थी। कुछ जो है मिलों में काम किया करती थी, और हम देखते हैं कि जो मिल में काम करती थी उनको कम वेतन मिलता था और उनकी स्थिति जो परिस्थिति है वो ख़राब रहती थी। और जो वुमेन है, ठीक है, वर लिमिटेड टू अप्रोप्रिएट जॉब्स। उसके अलावा जो एक उचित माने जाने वाली जो जॉब होती है, ऐसे कहते हैं कि नहीं महिलाओं के लिए तो यही सही है, तो उनके लिए जो अप्रोप्रिएट जॉब्स मानी जाती थी वो वहीं तक लिमिटेड रह पाती थी। ठीक है, डोमेस्टिक वर्क हो गया, हैंडीक्राफ्ट हो गए। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी ऑफ विमेन वर्क और उनके इतिहास के बारे में मतलब क्या क्या लिखा गया है, इतिहास में हमें क्या लिखा हुआ मिलता है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि कमेंट ऑन द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ विमेन वर्क अंडर कॉलोनियलिज्म, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आई होप कि आप इतना समझ चुके होंगे कि ये हम पढ़ क्या रहे हैं, कि महिला और उनका जो कार्य है, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको पता होनी चाहिए कि वो कहाँ पे काम करती थी, सामाजिक अपेक्षाओं के कारण उन्हें किन किन चीज़ों का सामना जो है करना पड़ा। अब हम इतिहास के बारे में देखें तो ऐतिहासिक तौर पे देखा जाता है कि उनको हमेशा मेन स्ट्रीम से साइड लाइन ही किया गया है। तो वे मुख्य धारा के इतिहास में महिलाओं की भूमिका की उपेक्षा की गई है, यानी कि उनके बारे में लिखा ही नहीं गया है। स्कॉलर्स लाइक उत्सा पटनायक स्ट्रेट्स वुमेन की रोल इन एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट, तो यहाँ पे वो बताते हैं कि रोल था वुमेन का एग्रीकल्चर में और क्राफ्ट में।
औपनिवेशिक विमर्श के बारे में देखो तो ब्रिटिश शासन ने महिलाओं को असहाय दर्शाया और उनके वास्तविक योगदान की अनदेखी की। कॉलोनियल जो पॉलिसीज़ हैं और वुमेन का जो एम्प्लॉयमेंट है, तो औपनिवेशिक नीतियाँ और महिला रोज़गार के बारे में समझें तो राज्य की जो भूमिका है, लेबर लॉ भी जो हुआ करते थे गाइज़, वो मेल वर्कर्स के लिए फोकस करते थे और महिलाओं के जो इश्यूज़ हुआ करते थे उनकी अनदेखी हो जाती थी। एजुकेशन को तो प्रमोट किया जाता था, पर महिलाओं को केवल डोमेस्टिक रोल के लिए ही तैयार किया जाता था। महिलाओं से यही अपेक्षा की जाती थी कि वो डोमेस्टिक रोल्स ही करें, ठीक है। इसके अलावा नकदी फसलों और औद्योगिकरण के कारण ग्रामीण महिलाएं काम से बाहर हो गईं। जब एक ऐसा टाइम आया जब नकदी फसलें जो बेचने के लिए उगाया जाने लग गया, ठीक है, इंडिगो हो गया तुम्हारा, कॉटन, ये सब उगाया जाने लगा, तो उसकी वजह से जो रूरल वुमेन्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाती हैं अपने, मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक पॉइंट आप जोड़ सकते हैं। फिर क्या कोई मूवमेंट चलाए जाते हैं, तो जब लेबर मूवमेंट्स चलते हैं, ठीक है, तो शुरू होते हैं मूवमेंट्स, लेकिन उनको चलाया जाता है महिलाओं के एक्सप्लॉयटेशन को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, महिलाओं के खिलाफ जो शोषण हो रहा है, ठीक है, उसकी पहचान करने के लिए, बट उनका ध्यान भी केवल पुरुषों पर रहा। कामिनी रॉय, सरोजनी नायडू जैसी जो हमारी लीडर्स थीं, वो फेयर वेजेस और इक्वालिटी के बारे में मांग करती थीं। इवन विद इन द मूवमेंट्स वुमेन कंसर्न हमेशा मार्जिनल रहते थे। मतलब कि जो मेल होते थे ना, ठीक है, जो मेल होते थे उनको ज़्यादा यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्रायोरिटी दी जाती थी, ठीक है। फिर क्राइसिस में देखें तो इवेंट्स लाइक ग्रेट डिप्रेशन पुश्ड मोर वुमेन इनटू पेड वर्क। तो महामंदी जैसा जब संकट आया तो महिलाओं को फिर वेतनभोगी कार्य में ढकेलना पड़ा, क्योंकि अब घर का खर्चा नहीं चल पा रहा होगा। देयर वर्क बिकेम मोर विजिबल बट रिमेन्ड अंडर वैल्यू। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि संकट के समय में हम देखते हैं कि उनका कार्य अधिक दृश्य हुआ, परंतु उसका मूल्यांकन फिर भी कम ही रहा। महिलाओं को शिक्षा और नौकरियों में प्रवेश मिला, लेकिन असमान वेतन और भेदभाव हमें कायम देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जो फाइनली हम यहाँ पे क्या समझ चुके हैं कि जो वुमेन है, वुमेन का रोल वाइटल रहा है एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में और सर्विसेज में, बट काम उनका हमेशा हम क्या देखते हैं कि इनविजिबल रहता है, ठीक है। महिलाएं कृषि में, उद्योग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं, पर उनका काम अदृश्य रहा। जो लैंगिक मान्यताएं थीं, औपनिवेशिक नीतियां थीं, उसकी वजह से उनके नौकरी के अवसर भी सीमित रहते हैं। इतिहासकार अब महिला श्रम के आर्थिक महत्व को स्वीकार कर रहे हैं। अब यहाँ पे स्वीकार किया जा रहा है। श्रमिक आंदोलनों ने मुद्दे उठाए, परंतु महिलाओं की विशेष समस्याओं की उपेक्षा की। प्रगति के बावजूद महिलाएं भेदभाव और असमानता का सामना भी करती रहीं, प्रगति के बावजूद, ठीक है। तो डिस्पाइट प्रोग्रेस वुमेन कंटिन्यू टू फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। तो ये आपने महिलाओं के बारे में बताना है, बिकॉज एग्जाम में महिलाओं से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है, जितना मुझे लगता है, इस वजह से मैंने बस इंक्लूड किया है ना। फिर योजना और विकास वाला देखो तो ये वाली जो यूनिट है ये पूरा एक्सप्लोर करती है कि जो हमारा देश आज़ादी के बाद कैसे हमने पूरे अपने देश की इकोनॉमिक प्लानिंग करी है, ठीक है, उससे ये जुड़ा हुआ है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ गाइस, ये बुक की ना यूनिट 22 है, और देखो कि जो मेरे रिवीजन क्लासेस है ना तीनों, आप तीनों को देख लेना, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी कवर कर लेना, बिकॉज इस बार मैं ज़्यादा मटेरियल अपलोड नहीं कर पाई ड्यू टू सम रीजंस। तो इस वजह से मैं आपको गाइड कर रही हूँ कि आप खुद से भी कहीं और दूसरे वीडियोस से या बुक से, जहाँ से भी आपको पढ़ना हो, आप बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन्हें भी कवर कर लो, अभी भी टाइम है, अभी हो जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड ईयर में जिसने भी री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो अपना सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन करवा लो, बिकॉज एज़ यू नो डेट जो है 15 जुलाई है, उससे पहले ज़रूरी है कि आप करवा लें ताकि आपका साल ना वेस्ट हो, है ना। फिर आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर के असाइनमेंट्स वगैरह बनाने हैं। तो अगर आपको अपने सेकेंड ईयर के जो असाइनमेंट्स हैं वो परचेज़ करने होंगे ना, बने बनाए, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, आपको जो भी करना हो, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।
तो एक बहुत ही अच्छे प्रिपेयर्ड आंसर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिनसे देख देख के आप PDF में से अपने आंसर्स को लिख सकते हो सेकेंड ईयर के, बिकॉज सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स ना और भी ज़्यादा मुश्किल हैं, सो आपको ना मेहनत करनी पड़ती है। चलिए, तो अभी यहाँ पे हम समझेंगे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू। जब हमारा देश देखो आज़ाद होता है तो जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बनते हैं, और उनका भी हमारे देश के लिए देखो एक ग्रेट विजन होता है ना। तो जवाहरलाल नेहरू की जो प्रारंभिक जो 3 योजनाएं बनाई उन्होंने, उसके बारे में समझेंगे उनका क्या विजन था। सो पहली चीज़ जान लो कि ही एडवोकेटेड फॉर अ प्लैन्ड इकोनॉमी, ठीक है, एक योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने एडवोकेट किया। इंस्पायर्ड बाय सोशलिस्ट आइडियल्स, तो गाइस वो सोशलिज्म से इंस्पायर थे। सोशलिज्म में हम क्या देखते हैं कि जो सरकार होती है ना, वो जनता की भलाई के लिए काम करती है। सो ही एडवोकेटेड फॉर द प्लैन्ड इकोनॉमी। इकोनॉमिक प्लानिंग को उन्होंने एक टूल माना, ठीक है, कि हमें योजना बनानी पड़ेगी कि हम आगे कैसे अपने देश का विकास करेंगे। तो यहाँ पे उनका फोकस था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, ठीक है, फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन टू ब्रेक अवे फ्रॉम कॉलोनियल एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस। समझ में आया कि उपनिवेशवाद की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से छुटकारा पाने के लिए औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बनाई गई, ठीक है, सरकार ने अपनी अपनी जो एंटरप्राइजेज हैं, रेलवेज़ हो गया, ऐसे तरीके से बनाया ताकि वो डेवलपमेंट कर सकें। विदेशी निर्भरता कम हो तो उसके लिए घरेलू विनिर्माण को भी बढ़ावा दिया, ताकि हमें बाहर से इम्पोर्ट ना करना पड़े, हम अपने यहाँ पर ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है गाइज, उनका फोकस था एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट पे। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार पर जोर देता था। तो जब पहला 5 ईयर प्लान बनाया गया ना, तो यहाँ पे पता है क्या था, उस टाइम पे जब हम आज़ाद हुए तो खाद्यान्न की कमी थी, हमें खाद्यान्न भी दूसरे देशों से इंपोर्ट करना पड़ता था। तो इस टाइम पे हमारी प्रायोरिटी क्या थी कि हम अपने यहाँ पर जो है ये इसकी तो कम से कम पूर्ति कर लें, ठीक है। तो फोकस करा जाता था एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट पे। उसके अलावा हैवी जो इंडस्ट्रीज़ होती थी, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में फिर हमने कहा कि चलो अब हमने खाद्यान्न में तो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है, तो अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और अब हम अपने देश में उद्योगों को लगाएंगे, ठीक है, उद्योग लगाएंगे तो उससे लोगों को रोज़गार मिलेगा। तीसरी योजना में पब्लिक सेक्टर, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इस सब को लिया गया, बट हमारा वॉर हो गया था, ठीक है, उसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान के साथ, तो एक डिसरप्ट हो गया था, सूखा पड़ गया था। 5 ईयर जो प्लान है एग्रीकल्चर में, जो मतलब हम देखते हैं, तो उसका फोकस किस पे रहा, एग्रीकल्चर की ग्रोथ पे। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या करना पड़ा हमें, एक तो हमें ध्यान देना था इरिगेशन पे, कि सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो, हमारे यहाँ पे सिंचाई व्यवस्था अच्छी हो, भूमि सुधार किए गए, नई फार्मिंग टैक्टिक्स को अपनाया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन जो 60 से 70 के दशक में होता है, उसमें अच्छे बीजों का उपयोग किया गया ताकि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो सके। क्षेत्रीय असमानता हाँ इससे बढ़ी। फिर जो हमारे 5 ईयर प्लान्स हैं, ठीक है, बाद में हमने देखा कि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या हुआ, हमने रेलवे, रोड, पावर, इरिगेशन, इस सब में इन्वेस्टमेंट किया। समाज के वेलफेयर के लिए काम किया ताकि हम पॉवर्टी को एलिवेट कर सकें। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, गरीबी उन्मूलन पर हमने ध्यान दिया। संसाधनों का असमान वितरण और बाहरी संकटों का भी इससे प्रभाव पड़ता है। फिर पोस्ट नेहरू एरा में क्या होता है, नेहरू के जाने के बाद भी सेंट्रल प्लानिंग जो है वो चलती रहती है, उनकी लेगेसी बनी रहती है। ऑयल क्राइसिस आता है, ग्लोबल रिसेशन हमें थोड़ा सा हमारी वृद्धि को जो है संकट में डाल देता है, उसको प्रभावित करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है, तो यहाँ पे ज़रूरत है हमें फ़ॉरेन से लोन लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से, और धीरे धीरे हम FDI की तरफ बढ़ते हैं। तो आप देखते हो कि 1991 में जब हम नए रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, तो धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन हमारे देश में बढ़ जाता है, और बाहर की जो कंपनीज़ हैं वो हमारे यहाँ पे आ जाती हैं। तो अभी फाइनली हम क्या समझेंगे, नेहरू के विज़न को समझेंगे। क्या रहा नेहरू का विज़न, ठीक है, औद्योगिकरण एक तो उनका विज़न रहा, नए नए उद्योगों को लगाना, स्टेट कंट्रोल, राज्य का जो नियंत्रण है वो स्थापित करना, सोशल वेलफेयर, ठीक है, तो सामाजिक कल्याण जो है उसका भी, वो भी एक प्रमुख विषय बन गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री ग्रो करती है, उसकी वजह से ये इम्पैक्ट हमने देखा।
पर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी बनी रहती है, आज भी बनी हुई है। इकोनॉमिक चैलेंजेस की वजह से रिफॉर्म्स हमें करने पड़ते हैं बाद में नेहरू जी के। ओवरऑल देखें तो नेहरू ने एक फाउंडेशन रखा था काफ़ी अच्छा, बट उसमें ज़रूरत थी लिबरलाइजेशन की, ताकि हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ कर सकें। सो गाइस, I just want to say all the best for your exam and it is your last exam। तो आप लोगों की सारी जो टेंशन्स हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, अब बस आपको सिर्फ अब अगले साल पेपर देने हैं और आपकी एमए हो जाएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप लोगों का पेपर अच्छा जाए, मैं बस यही विश करूँगी।